नाउ स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। सो सबसे पहले आते हैं हाउ टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमें किसी भी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर करना है। क्रिएट लैन इंफ्रा, गॉट इट। हमें एक लैन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। अब जब भी हम लैन इंफ्रा की बात करते हैं तो लैन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के दो पैटर्न्स होते हैं। कि लैन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले आपको चाहिए नेटवर्क डिवाइसेस। अब नेटवर्क डिवाइसेस में क्या चाहिए रिक्वायरमेंट्स है। आपको लैन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिर्फ जो डिवाइसेस चाहिए वो आपके पास, पहला आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप लैन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं उस लैन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको वर्चुअल कर रहे हैं या आप उसको फिजिकली कनेक्टिविटी कर रहे हैं। गॉट इट द पॉइंट, कि यानी कि आप वाईफाई वाला सेटअप क्रिएट करने वाले हैं या आप वायर्ड वाला सेटअप अपना एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आज आप कोई भी सिस्टम्स कनेक्ट कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर सिस्टम्स को आप वायरली कनेक्ट करना चाहते हैं वायरलेस, क्योंकि दोनों की सिक्योरिटी पैटर्न अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हो सकता है कि हमने वायरलेस पे कुछ चीज़ें ब्लॉक कर रखी हों लेकिन लैन पे वो चीज़ें अलाउड कर रखी हों। क्योंकि वायरलेस का मतलब है कि लैन के अंदर तो वही कनेक्ट होगा जो हमारे इंटरनल कंपनी के अंदर है, बट वायरलेस पे तो जो आउटसाइडर है, जहाँ तक भी फ्रीक्वेंसी मेरी जा रही होगी, वो भी क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो डेफिनेटली कि हमारे पास जब भी हम लैन इंफ्रा बनाते हैं तो हमें दोनों के सिक्योरिटी अलग रखनी पड़ती है। दूसरा, यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, हाउ मेनी कंप्यूटर्स यू कैन कनेक्ट। आप कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि कनेक्टेड डिवाइस। आप कितने डिवाइसेस यहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हैं, आइदर कि वो आपके डिवाइसेस चाहे वो वर्चुअली आप कनेक्ट करें या फिजिकली करें। तो एक लिमिटेशंस भी होती है नेटवर्क में, एक लिमिटेशंस भी होती है कि आप नंबर ऑफ डिवाइस कितने कनेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर कनेक्टेड डिवाइस की बात करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास सर्वर्स, कि आप कितने सर्वर्स ले रहे हैं। यानी कि सर्वर्स जो कि हमें क्या कर रहा है, चीज़ें पब्लिश कर रहा है। अब सर्वर्स में भी आता है कि कंपनी अगर काफ़ी लार्ज स्केल पर है, तो लार्ज स्केल पे है तो कंपनी के पास 40-50 प्रिंटर लगे हुए हैं। गॉट इट। सो अब क्या है कि आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी की 4 फ्लोर्स हैं, 4 फर्स्ट फ्लोर पे 4 प्रिंटर लगे हुए हैं, टॉप फ्लोर पे 4 प्रिंटर है। अब आप चाहते हो प्रिंट आउट फर्स्ट फ्लोर से लेना, बट आप अवेलेबल हो 4th फ्लोर पे, तो आप 4th फ्लोर से ही फर्स्ट फ्लोर के लिए भी प्रिंट आउट दे सकते हैं। या मैं कहता हूँ आप दिल्ली में और आपका प्रिंटर लगा हुआ है मुंबई में, आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से प्रिंट कमांड दूँ और वो कहाँ पे निकले, मुंबई में। इज़ इट पॉसिबल? ये सारी चीज़ पॉसिबल है। उसके लिए क्या होता है, सर्वर्स। तो सर्वर्स में यानी कि हमारे पास आता है कि हम लोगों ने प्रिंट सर्वर बनाया हुआ है, गॉट इट। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रिंट सर्वर बनाते हैं। प्रिंट सर्वर, द ऑल प्रिंटर्स आर कनेक्टेड विद द वन सर्वर। अब मेरी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी और वहाँ से प्रिंटर पे रीडायरेक्ट होगी। गॉट इट द पॉइंट। तो पहला आता है प्रिंट सर्वर। अब दूसरा क्या आता है, हो सकता है सर्वर कि आपका डीएनएस सर्वर भी हो सकता है। डीएनएस सर्वर जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, यानी कि हमें एक इलियास प्रोवाइड कराता है, यानी कि हमारी डुप्लीकेसी क्रिएट करता है। लाइक डीएनएस लुक लाइक का कि आपका घर का नाम कुछ है, बाहर का नाम कुछ है, दोस्तों ने कुछ और रखा हुआ है, यानी कि एक ही आइडेंटिटी को, एक ही चीज़ को मल्टीपल आइडेंटिटी से एक्सेस कराना, दिस इज अ पार्ट ऑफ द डीएनएस। तो डीएनएस से एक्चुअल हमें पता लगता है कि हमारी जो मैपिंग है वो क्या हो रखी है, यानी कि आईपी को होस्ट टू आईपी को, यानी कि आपकी आईडी और आपके नेम को मैपिंग करना। अब आपकी आईडी तो एक है लेकिन उसके में मल्टीपल नेम बना सकते हो। दूसरा डीएचसीपी सर्वर। डीएचसीपी सर्वर यानी कि इंटायर नेटवर्क की जो भी कनेक्टिविटी कराते हैं, गॉट इट। यानी कि जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं, यानी कि हमारे पास 1000 कंप्यूटर्स हैं या 2000 कंप्यूटर डिवाइस हैं, तो नाउ यहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि आपको एक डीएचसीपी सर्वर, डीएचसीपी मतलब जो कि हमें कनेक्टिविटी करा के देगा। यानी कि डीएचसीपी का बेसिकली काम है, इट्स प्रोवाइड एड्रेस, आईपी एड्रेस टू द ऑल कनेक्टेड डिवाइस।
तो यहाँ पर हम DNS सर्वर्स किस तरीके से बनाएंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। DHCP सर्वर्स कैसे बनाएंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ योर क्लास, बट ये सारी चीज़ें आपको प्रीरिक्विजिट होनी चाहिए। इसके अलावा नाउ ADDS, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर। आपको एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में भी, ADDS के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। ADDS मतलब कि हर कंपनीज के अंदर एक क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यानी कि हमारे कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ की यूज़र आईडीज़ बनती है, उनकी एम्प्लॉयज़ की ईमेल आईडीज़ बनती है। गॉट इट। उन एम्प्लॉयज़ को क्या टास्क असाइन करना है, यानी कि क्या चीज़ वो सिस्टम की एक्सेस कर सकते हैं, क्या परमिशंस उन्हें मिली हुई हैं। तो नेटवर्क परमिशंस अलग है, लेकिन एक उनको काम करने की, लाइक विंडोज़ है। अब विंडोज़ पे मैं चाहता हूँ पर्टिकुलरली कि मेरे पास कोई भी यूज़र है, वो यूज़र लाइक का यहाँ पर उसके पास ये ऑप्शंस ना आए, उसके पास रिसाइकिल बिन शो ना हो, उसके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर का ऑप्शन शो ना हो, वो लाइक का अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ दिस पीसी पे, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि उसको ये ड्राइव्स दिखाई ना दे, उसको ये पिक्चर डॉक्यूमेंट डाउनलोड के ऑप्शंस ना मिले। तो ये सारी चीज़ें मैं क्या कर सकता हूँ, सर्वर से कंट्रोल कर सकता हूँ, जो कि हमारे पास कहाँ पे आता है, ADDS सर्वर पे आता है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर, जो कि मेरा नेक्स्ट जो बैच स्टार्ट होने वाला है वो MCSA का, उसके अंदर यही सारी चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ। सो लाइक दिस इज़ अनदर पार्ट, ADDS सर्वर क्या होता है। यानी कि एटलीस्ट आप लोग अगर साइबर सिक्योरिटी के अंदर जा रहे हैं, सो प्रिंट सर्वर, DNS सर्वर, DHCP सर्वर, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर, और एक और मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ऐड कर देता हूँ वेब सर्वर। इन सर्वर्स, इन 5 सर्वर्स की आपको कोर नॉलेज लेनी है। आपके कोर्स में नहीं है, 1-2 सर्वर्स मैं कराऊंगा, बट बाकी अदर्स को आप जितना जहाँ से पढ़ सकते हो इनको अपनी प्रोफाइल में ऐड ऑन करना है। यानी कि प्रिंट, यानी कि जितने भी प्रिंटर्स हैं, DNS यानी कि जितने भी आपके रेजुलेशंस हैं, आपके कंपनी के IPs को नेम से एक्सेस करना, नेम को IP से एक्सेस करना, ठीक है ना, हर चीज़ को अलग अलग नेमिंग प्रोवाइड करना सर्वर्स को। DHCP जो कि आपकी पूरी इंटायर नेटवर्क कनेक्टिविटी है। क्लियर। अब आपने क्या करा कि आपको इस नेटवर्क, इस सिस्टम में किसी एम्प्लॉय को कनेक्ट करना है, तो आप गलती से आपने क्या करा, अपना DHCP बना के छोड़ दिया इस नेटवर्क में। अब जैसे ही किसी का सिस्टम होगा, अगर आपकी DHCP की रिक्वेस्ट उसके पास पहले चली गई, तो वो सिस्टम आपके सर्वर से कनेक्ट होगा, मेरे सर्वर से कनेक्ट नहीं होगा। तो दैट इज कॉल्ड DHCP। ADDS डोमेन सर्विसेज हैं। क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें पर। वेब सर्वर यानी कि जो भी आपकी वेबसाइट्स वगैरह चलती हैं वो वेब सर्वर पर है। अब वेब सर्वर्स के अंदर भी अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे n नंबर ऑफ वेब सर्वर्स हैं जो कि आपके मार्केट में हम लोग यूज़ करते हैं। इन वेब सर्वर्स के बारे में भी आपको गुड नॉलेज होनी चाहिए। लाइक कि अगर एक सिक्योरिटी इंजीनियर आप बनना चाहते हैं, लाइक अपाची वेब सर्वर्स क्या होता है, क्या इसका यूज़ होता है। दूसरा आपका आता है IIS वेब सर्वर क्या है, इसका यूज़ क्या है। तीसरा आता है इंजन एक्स वेब सर्वर क्या है, इसका क्या है यूज़ है। टॉमकैट वेब सर्वर्स क्या है, इसका यूज़ क्या है। नाउ द और भी यहाँ पर आते हैं, लाइक आजकल आ रहा है वर्डप्रेस। तो गाइस दीज आर द वेब सर्विसेज। अब इनके ऊपर वेबसाइट डिप्लॉय होती है। ये वेबसाइट डिप्लॉय नहीं करते हैं, इनके थ्रू वेबसाइट क्या होती है, पब्लिश होती है। यानी कि खाना बन गया, लेकिन खाना खाने के लिए यू नीड अ बर्तन, यस, या प्लेट्स, कटोरी, चम्मच चाहिए ना। यानी कि खाना खाने के लिए आपको एक एसेट तो चाहिए जिससे खाना सर्व हो सके और आप खा सकें। ऐसा तो है नहीं कि हाथ में खाना लोगे, यस या नो। इसी तरीके से हर चीज़ को पब्लिश करने के लिए एक सर्वर बनाया गया है। गॉट इट। सो अगर हमें ब्राउज़र यानी कि वेबसाइट से रिलेटेड कुछ भी काम करना है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या आएगा, आपको वर्डप्रेस, वर्ड की स्पेलिंग गलत हो गई, थोड़ा चेक कर लेना। वर्डप्रेस वेबसाइट्स क्या होती हैं, कैसे ये लॉन्चिंग होती हैं, क्या इनका पैटर्न्स है। अपाची सर्वर क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है। IIS सर्वर्स क्या होता है, इंजन एक्स सर्वर्स क्या होता है, टॉमकैट सर्वर्स क्या होता है। इन सब की आपको गुड नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 70% या 80% जो अटैक्स आते हैं वो आपके इन्हीं वेब ब्राउज़र्स के थ्रू ही आएंगे। यानी कि इंटरनेट चलाना है, मतलब आपको क्या करना है, ब्राउज़र ओपन करना है, और ब्राउज़र ओपन करना है तो सिंपल सा है, इन सब के लिए आएगा ही आएगा। इज इट क्लियर द पॉइंट। तो इन चीज़ों के बारे में आपको क्या होनी चाहिए, परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है कि चलिए ये तो आ गया हमारे कनेक्टेड डिवाइस। कनेक्टेड डिवाइस में क्या गया, पहले नंबर पे क्या गया, सर्वर्स आ गए। दूसरे नंबर पे, क्योंकि मैं आपको बता रहा था कनेक्टेड डिवाइस कि आप जब भी लैन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने डिवाइस आप कनेक्ट करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि आपको सपोज करिए 50 सर्वर्स लगाने हैं। कितने सर्वर्स लगाने हैं, 50 सर्वर्स। तो 50 सर्वर्स हैं तो 50 मल्टीप्लाई 2 कर लें पहले तो, यानी कि आपको 100 आईपीस किसके लिए चाहिए, सर्वर्स के लिए चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि कुछ सर्वर पे एक से ज़्यादा आईपी यूज़ हो रहे हो, कुछ हो सकता है कि फ्यूचर में आप 10 सर्वर्स बढ़ाएं, यस या नो। तो डेफिनेटली कि कंपनी बढ़ाएगा तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके चलना होगा। तो यानी कि अगर आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन है दिस इज अ कम्युनिकेशन कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द आईपी। वो मेरा जो कम्युनिकेशन है वो किसके बेस पर चलेगा, आईपीस के बेस पर चलेगा। और वो चीज़ अगर आईपीस के बेस पर चलेगा तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस कंपनी की स्ट्रेंथ कितनी है। यानी कि आज आपके घर में कोई पार्टी हो रही है तो पार्टी में अगर आपने 100 गेस्ट को अप्लाई इन्विटेशन दिया है तो आप 100 चेयर्स नहीं मंगाओगे ना, 120 या 150 चेयर्स लेके ही चलोगे, हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलोगे, कम नहीं होगा। क्योंकि अगर कम पड़ गया तो वो प्रॉब्लम्स देगा, ज़्यादा हो जाए वो लॉस नहीं है, बट कम नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है सर्वर्स के बाद अब आता है नोड पीसी। नोड पीसी यानी कि होस्ट पीसी, नोड पीसी लाइक का एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ कितने हैं, तो एम्प्लॉयज़ के सिस्टम्स को हम नोड पीसी भी बोलते हैं, सर्वर्स को भी हम नोड, यानी कि अगर अदर वर्ड्स में बोलूँ तो हम कंप्यूटर्स को नोड कॉल करते हैं। नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, या होस्ट 1, होस्ट 2, होस्ट 2, होस्ट 3। इंडस्ट्री के अंदर लैपटॉप नहीं बोला जाता है, इंडस्ट्री के अंदर कंप्यूटर्स नहीं बोला जाता है, उसको बोला जाता है वो होस्ट मशीन है ना उसको सही कर दो, वो नोड मशीन है ना उसको सही कर दो। तो नोड और होस्ट दोनों एक ही चीज़ के नेम है, बट एज पर द यूजेस उसका नाम अलग है। यानी कि आपके फ्रेंड्स आपको किसी और नाम से बुलाते हैं, स्कूल में कोई और नाम है, घर पे कोई और नाम है, यस या नो। बताने की जरूरत तो नहीं है, सबको पता है ना अपने अदर नेम। अच्छे भी होंगे, है ना, बहुत अच्छे नाम भी नहीं है तो सबकी बहनों ने रखा हुआ होगा एक एक नाम अपने भाइयों का, हाँ या ना, और उन्होंने भी रखा होगा भाइयों ने भी बहनों का। तो भाई सीधी सी बात है कि यहाँ पर हर आइडेंटिटी के मल्टीपल नेम है, और जो भी फ्रेशर जब जाता है ना उसका कन्फ्यूज़न नेम की वजह से होता है। उसको पता है क्लाइंट पीसी क्या है, बट मैंने पूछा कि नोड को हम सर्वर से किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, वो वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाएगा। उसको पता है कि क्लाइंट को सर्वर से कैसे कनेक्ट करेंगे, ये तो पढ़ा है उसने, लेकिन उस क्लाइंट का नाम चेंज करके मैंने कह दिया अगर मुझे नोड पीसी या होस्ट को कनेक्ट करना हो सर्वर से तो कैसे करेंगे। तो आप बोलेंगे सर क्लाइंट को तो कनेक्ट करा है बट नोड को नहीं पता या होस्ट को नहीं पता। अब सामने वाला क्या पूछेगा, अच्छा बताइए क्लाइंट को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो ना एक ही चीज़ के वो मल्टीपल नेम्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस किस नाम से यानी कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में किस चीज़ को किस नाम से कॉल करते हैं। क्योंकि जब आप गैदरिंग करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ वहाँ पे हो वही नाम आपको मिले। आपको 90% नहीं 199% चीज़ें जस्ट अपोजिट मिलेगी। जो एक्चुअली में आपको पढ़ाया जा रहा है उसके अपोजिट नेम वहाँ पर मिलेगा, क्योंकि कोई भी कंपनी रियलिटी नहीं देगी, वो उसको ओवरराइट करके रखेगी, यानी कि उसका डुप्लीकेसी क्रिएट करके रखेगी। इज इट क्लियर गौरव, सॉरी केशव, शुभम क्लियर है? केशव इज इट क्लियर? सो नोड पीसीज का मतलब है कि आपके एम्प्लॉय यानी कि अब आपके पास 200 एम्प्लॉयज हैं, तो अगर 200 एम्प्लॉय है तो अगेन मल्टीप्लाई 2, यानी आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसका मल्टीप्लाई 2 आपको करके चलना है। दिस इज कॉल्ड अ मिनिमम। ये मेरी प्रेडिक्शंस है, गॉट इट माय पॉइंट, कि भाई आज 200 एम्प्लॉय हैं, कल को 400 भी हो सकते हैं, लेकिन अगर 600 होंगे तो मैं फिर अपडेट कर लूँगा, बट फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई लेके चल रहा हूँ। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आता है आपको नोड पीसीज आपको कितने चाहिए, लाइक नोड पीसी अगर 200 है तो आपको मल्टीप्लाई 2 करके उतने ही आईपीज आपको क्या होंगे, रिक्वायर्ड करने पड़ेंगे। देन सेम एज आपके पास नेक्स्ट आता है डिवाइसेस में लाइक का कि आपकी कंपनी ने वाईफाई लगाया हुआ है, अगर आप वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं,
या आपकी कंपनी ने स्विच लगाया हुआ है। अब जब भी आप स्विच लगाते हैं तो स्विच को भी दो कैटेगरीज में, स्विच क्या है, स्विच इज अ नेटवर्क डिवाइस, स्विच नेटवर्क डिवाइस है, स्विच को भी दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। एक जो स्विच है हमारा वो है हमारा L2 और एक स्विच है हमारा L3। L2 और L3 में क्या है कि अगर आपने L3 स्विच लगाया है तो वो आपका गेटवे बन जाएगा। L3 जो स्विच है उसको हम किस में कॉल करते हैं, गेटवे, यानी कि जो काम वाईफाई करता है कम्युनिकेशंस कराने का, जो काम राउटर करता है, जो काम फायरवॉल करता है, वही काम ये स्विच भी कर सकता है। L3 का मतलब है नेटवर्क लेयर, और नेटवर्क लेयर के डिवाइस के जो भी गेटवे, जो भी डिवाइस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, गेटवे होते हैं। यानी कि L3 के स्विच का मतलब है कि ये सिस्टम आपके IP और मैक दोनों पर काम करते हैं, यानी कि IP एड्रेस एंड मैक एड्रेस दोनों चीज़ पर ये वाले हमारे जो डिवाइसेस हैं वो क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट L2। तो L2 को हम सिर्फ नॉर्मल टर्म्स में अगर मैं बात करता हूँ L2 स्विच की, तो L2 स्विच को हम गेटवे कॉल नहीं कर सकते, इट्स ए नॉर्मल डिवाइस। ये क्या है, ट्रांसमिशन डिवाइस है, DCE, डेटा ट्रांसमिशन इक्विपमेंट है। ये जो डिवाइस है, दिस डिवाइस वर्क ओनली ऑन मैक। ये आपका किस पे काम करता है, मैक एड्रेस पे काम करता है, यानी कि ये आपका गेटवे की तरह काम नहीं होता है। सो नाउ इन अ लैन नेटवर्क आपको L2 डिवाइस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यूज L2 स्विच। इनकी कॉस्ट L3 स्विच से 95% कम होती है। गॉट ए पॉइंट? यानी कि अगर L3 स्विच 1 लाख रुपए का आ रहा है तो L2 स्विच 5,000 रुपए का आएगा। गॉट इट द पॉइंट? यानी कि L2 स्विच का सिंपल सा है कि आपने एक नेटवर्क डिवाइस कनेक्ट करा, अब आपको 20, 30, 40, 50, 200 कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं, तो इसमें 200 NIC तो मेरे पास होंगे नहीं, 200 लैन कार्ड तो होंगे नहीं। तो मैं क्या करूँगा, एक स्विच लूँगा, उस पर्टिकुलर स्विच के अंदर मेरे इंटरफेसेस होंगे। इन इंटरफेसेस को वी कैन कॉल ईथरनेट और फास्ट ईथरनेट पोर्ट और गीगाबाइट से। मैंने यहाँ पर एक 5 पोर्ट्स का स्विच ले लिया। 5 पोर्ट स्विच का मतलब है कि यहाँ पर मैंने 5 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकता हूँ। नाउ कनेक्ट द 5 कंप्यूटर्स। नाउ हर कंप्यूटर्स के अंदर अपना एक NIC होता है। ईच एंड एवरी कंप्यूटर्स में अपना एक NIC होगा। NIC इज कॉल्ड अ लैन कार्ड, जिसको आप नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं। नाउ दिस NIC से एक वायर आएगी और ये वायर आपके पर्टिकुलर स्विच के पोर्ट पे जाके क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। तो इस टाइप्स की हमारी क्या होती है, लैन कनेक्ट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो दिस इज कॉल्ड अ लैन नेटवर्क। ये मेरा सिंपल सा क्या है, लैन नेटवर्क है। तो ये लैन नेटवर्क नहीं है, दिस इज अ फिजिकल कनेक्टिविटी। ये क्या है, मेरा फिजिकल कनेक्शन है। अब जब फिजिकल कनेक्शन है तो यहाँ पर आप जो डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हो, नाउ यू कैन कनेक्ट अ डिवाइस। अब यहाँ पे जो आपने डिवाइस लगा रखा है, तो ये जो पोर्ट्स हैं, जिसको मैंने क्या कॉल बताया था, मैंने जिसका नाम बताया था NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको हम लैन कार्ड भी क्या करते हैं, कॉल करते हैं। ये सारे के सारे हमारे क्या है, NICs हैं। ये जो यहाँ पर लगे हुए हैं ये भी NIC होते हैं। ये सारे पोर्ट्स भी क्या होते हैं, NICs होते हैं। अब NICs को किस किस नाम से जाना जाता है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC को हम लैन कार्ड भी बोलते हैं। NIC द अदर नेम इज लैन कार्ड। तो NIC का अपना नाम क्या है, लैन कार्ड भी है। इज इट क्लियर द पॉइंट? दूसरे नंबर पे ईथरनेट पोर्ट। NIC को ईथरनेट पोर्ट भी बोला जाता है।
थर्ड नंबर पे NIC को फास्ट इथरनेट पोर्ट भी बोला जाता है। तीसरे नंबर पे NIC को गीगाबाइट्स गीगाबाइट इथरनेट पोर्ट भी बोला जाता है। यानी कि ये एक ही चीज के नेम है। इन सबको हम क्या बोलते हैं? NIC बोलते हैं। सो NIC यानी कि इथरनेट पोर्ट का मतलब है कि अगर आपके पास इथरनेट वाला NIC है तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 10 Mbps होगी। अगर फास्ट इथरनेट है तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है डेटा को रिसीव और सेंड करने की 100 Mbps होगी। अगर आपके पास गीगाबाइट इथरनेट पोर्ट है तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 1000 Mbps होगी। और आपके पास अगर 10 गिग है, 10 गिग इथरनेट पोर्ट, तो नाउ तो उसकी जो स्पीड है 10,000 Mbps होगी। तो दीज आता है। अब कुछ जगह क्या होता है लाइक गीगाबाइट्स इंटरफेस है, तो आप पूछेंगे सर स्विच में गीगाबाइट्स इंटरफेस इसका क्या काम है? सर फास्ट इथरनेट पोर्ट है, इसका क्या काम है? लाइक जिन्होंने CCNA करेगा उनको पता होगा फास्ट इथरनेट पोर्ट होता है। सो हमारे जो डिवाइसेस आते हैं, लाइक कि हमारे पास जब नेटवर्क डिवाइसेस की बात करें तो यहाँ पर पहले आता था हब। सो हब की जो मैक्सिमम स्पीड थी वो 10 Mbps थी। यानी कि हब के अंदर जो पोर्ट थे वो कौन से थे? इथरनेट पोर्ट थे। अब जब से हब रिमूव हो गया तो हमारे पास स्विच आ गया है। तो स्विच पर जो है वो 10 Mbps नहीं है, वो 100 Mbps स्पीड देता है। गॉट इट? वो कितनी देता है? 100 Mbps। यानी कि 100 Mbps का मतलब है कि अगर आपके सिस्टम पर 100 Mbps स्पीड आ रही है, दैट मीन्स कि वो आपका कौन सा है? फास्ट इथरनेट पोर्ट है। अगर आपके पास स्विचेस आपके गीगाबाइट्स भी आते हैं, स्विच आपके 10 गिग भी आते हैं, यानी कि 10 गिग या गीगाबाइट्स की अगर हम बात करते हैं, यानी कि आपके पास स्विचेस हैं, तो स्विचेस के जो पोर्ट्स हैं, इन पोर्ट्स की स्पीड होती है कि आपके 10 Mbps की स्पीड से डेटा ट्रांसमिशन चाहते हो, 100 Mbps की स्पीड से डेटा ट्रांसमिशन चाहते हो, 1000 Mbps की डेटा ट्रांसमिशन। तो सिंपल सा है कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रिक्वेस्ट आ रही हैं तो वो 100 Mbps पे तो मैं लूँगा नहीं, 1000 या 10,000 Mbps की स्पीड से होगा। तो उस हिसाब से मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या होगा? ही डेफिनेटली। उस हिसाब से मेरी सिक्योरिटी भी होगी, उस हिसाब से मेरे इंडस्ट्रीज की मनी की क्या होगी? पंपिंग भी होगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो दूसरा कि जब भी आप कोई नेटवर्क डिवाइसेस लगाएंगे तो देखिए ये डिवाइसेस लगाने से कभी भी आपका लैन या वैन नेटवर्क नहीं बनता है। ना कि आपका लैन और वैन नेटवर्क डिसाइड होता है IP एड्रेस से। गॉट इट? आपके IP एड्रेस से। यानी कि अगर आपने यहाँ पर पर्टिकुलर एक IP डाला 10.0.0.10/8 और एक अगर आपने यहाँ पे IP डाल दिया लाइक 11.0.0.1 11.0.0.10, तो गाइज ये दो चीज़ें आपकी कम्युनिकेट नहीं करेंगे। दिस इज अ डिफरेंट रेंज ऑफ IPs। और जब भी ये डिफरेंट नेटवर्क के IPs हो जाएंगे तो आपको एक गेटवे लगाना पड़ेगा। जैसे ही गेटवे लगेगा वो आपका क्या बन जाएगा? वैन बन जाएगा। ये लैन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कहलाया जाएगा। लैन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑल कंप्यूटर्स। अगर हम बात करते हैं लैन इंफ्रा तो यूज L2 स्विच पहले नंबर पे आ गया। दूसरा आपको क्या यूज़ करना है? यहाँ पे L2 स्विच के बाद दूसरे नंबर पे आपके पास ऑप्शन आता है कि आपको क्या यूज़ करना है? यूज सिस्टम्स, आपको PCs करने हैं। तीसरा प्रोवाइड सेम नेटवर्क IP एड्रेस, यानी कि आपके पास सेम नेटवर्क IP एड्रेसेस होने चाहिए। सेम नेटवर्क IP एड्रेस का मतलब है कि आप जो भी IPs कंप्यूटर्स पे ऐड ऑन करने हैं उनका नेटवर्क IP और ब्रॉडकास्ट IP सेम होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे /8 है तो आपको /8 है, तो यानी कि आपके पास सारे सिस्टम्स क्या होने चाहिए? /8 के होने चाहिए।
सेम आईपी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 10 दिया, 11 दिया, इस पर मैंने 12 दे दिया, इस पर मैंने 13 दे दिया और इस पर मैंने 14 दे दिया। इज इट क्लियर? लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना गाइस, अगर मैंने यहाँ पे एक आईपी दिया 10.0.0. लाइक 100 और एक आईपी मैंने लिया 10.0.0.200, क्या ये कम्युनिकेट करेंगे दोनों? अगर आपने यहाँ पर बिट नंबर 8 दिया है तो ये दोनों कम्युनिकेट करेंगे। गॉट इट स्वाति? कौन सी बिट दी है? 8। अगर आपने 8 to 24, 8 से लेके 24 कोई भी बिट दिया है, ये दोनों आईपीज कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन 24 से लेके 30 के बीच में 25 से लेकर 30 के बीच में अगर आपने कोई भी बिट्स दिए तो ये दोनों आईपीज कम्युनिकेट नहीं करेंगे। नहीं। 25 पर कितने आईपीज का ग्रुप आता है? यहाँ आईपी देखना कौन से हैं, 100 और 200। तो पहला आईपी किस में आ गया? पहले ग्रुप में। और दूसरा इसलिए 25 पर भी, क्योंकि 25 पे जो ग्रुप साइज आता है वो 128 आईपी का है। 128 आईपी का मतलब है 0 to 127। तो पहला मेरा ग्रुप 127 पे ख़त्म हो गया है, यानी कि 100 जो है वो पहले ग्रुप से है और 200 क्या है, मेरे दूसरे ग्रुप से चला गया है। तो यानी कि यहाँ पर इस टाइप्स के अगर आईपीज आते हैं कि आपके पास अगर कोई भी 25 to 30 के बीच की बिट्स है, अगर इसमें डाउट हो तो मुझे बता देना, ये सारी चीज़ें मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूँ आपके लिए, कि अगर आपके पास 25 to 30 के बीच की अगर कोई भी बिट्स है तो ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे। बट अगर मैं यहाँ पर आईपी डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल 1 और यहाँ मैं आईपी डाल देता हूँ 2, तो ये चाहे कोई भी बिट्स हो सबके साथ कम्युनिकेट करेंगे। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे डाला आईपी एक, मैंने यहाँ पे डाल दिया आईपी नंबर 50, यानी कि मैंने आईपी डालता हूँ यहाँ पर, एक आईपी में डाल रहा हूँ 25 और एक आईपी आई एम जस्ट मेंशन द 35, यानी कि 25 और 35। अब 10 आईपीज का फ़र्क है, यानी कि ये जो हैं, अब ये जो आईपीज हैं ये आपका बिट नंबर 28 to 30 अगर होगी तो ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे। इवन 27 से लेके 30 तक की बिट्स अगर होगी तो ये दोनों कम्युनिकेट नहीं करेंगे। यानी कि आपको ये पता होगा कि आपने जो भी आईपीज यहाँ पे डाले हैं, यानी कि वो आईपीज का जो नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो कम्युनिकेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे 2 आईपीज लिए हैं, दोनों आईपीज पे /27 दे दिया। गॉट इट? 27 का मतलब क्या है कि गाइस 27 पर आपके पास जो ग्रुप आता है वो 32 आईपीज का आता है, यानी कि 27 रुपीज़, यानी कि मैंने एक करेंसी प्रिंट करी है जिस पर 27 लिखा हुआ है। अब मैंने बोला है कि 27 रुपीज़ में आप 32 कैंडीज़ ही दे सकते हो। दुकानदार को पता है कि कोई अगर 27 रुपये की करेंसी ला रहा है तो उसको कितनी कैंडी देनी है? 32। अब कोई इंसान 2 बार 27 ला रहा है तो अब कितनी कैंडी चली गई उसके पास? 32 पहले को गई, फिर 32 दूसरे को गई, यानी कि 64। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि 27 में आपको जो आईपीज मिलेंगे वो मिलेंगे 32, क्योंकि हमारे पास IPv4 कितना है? 32 बिट्स का है। 27 बिट्स अगर आपको मिली है तो 32 - 27 5 बिट्स बची, 2 to the power 5 करा, इज इट 32। अब जब 32 आ तो 32 में से 2 आईपीज आपके रिजर्व हो जाएंगे। 2 आईपीज क्या हो जाएंगे? रिजर्व हो जाएंगे। कौन कौन से? एक नेटवर्क आईपी और एक ब्रॉडकास्ट आईपी। यानी कि आपका जो आईपी 0 से स्टार्ट हुआ 31 पे चला गया, दूसरा 32 से स्टार्ट हुआ और 63 पे चला गया। ये 2 ग्रुप मिले। उसने पहला बंदा जब 27 रुपये लेके आया तो 0 से 31 की रेंज के आईपी उसको दे दिए। अब मुकुल आया, मुकुल को मैंने दे दिया कि ठीक है यार 31 तक के आईपी तो मैंने इनको दे दिए। अब मुकुल के पास मैं कह रहा हूँ 32 से 63 के आप ले जाओ। अब कोई स्वाति आई तो स्वाति को क्या बोला, चलो 64 से 195 95 तक के आईपीज आप ले लो, क्योंकि हर किसी को 32 देना है।
तो अगर मैं 0 से 32 स्टार्ट करूंगा तो 31 पे वो खत्म हो जाएगा। अगर मैं 1 से स्टार्ट करता तो 32 पे खत्म होता। यस नो, बट मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ? 0 से। तो अब ये 32 है, तो आप देखिए पहला जो आईपी है वो पहले ग्रुप में से है और दूसरा आईपी दूसरे ग्रुप में है। तो पहले ग्रुप का जो नेटवर्क आईपी है, वो जो पहला आईपी होता है वो ऑलवेज नेटवर्क आईपी होता है, और आखिरी जो होता है वो होता है ब्रॉडकास्ट। ये इसका नेटवर्क आईपी है ब्रॉडकास्ट। तो इसका मतलब क्या है कि 35 का जो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क आईपी क्या है? 32 और 65 है, और 031 आपके पहले वाले का ग्रुप है। यानी कि अगर आप ये आईपी मेंशन करेंगे तो ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ये आपका वैन बन जाएगा। हाँ, अगर आपने क्या करा 25 और 26 ले लिया होता तो दोनों का नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होता? सेम होता। तो दोनों का नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट आईपी सेम है, दैट मीन्स कि ये आपका क्या बन जाएगा? लैन नेटवर्क। क्योंकि लैन नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है? लैन नेटवर्क, ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन अ सिंगल लोकेशन इन सिंगल लैन नेटवर्क। लैन का मतलब है लैन आईपीज, लैन आईपीज का मतलब है इन अ सिंगल नेटवर्क आईपीज के साथ वो कनेक्टेड हो। जहाँ पर भी आईपी डिफरेंट हो गए तो लोग क्या कहते हैं? सर /27 भी यहाँ पर है, /27 भी यहाँ पर है। भाई मुझे पता है कि 100 का नोट उसके पास भी है, 100 का नोट उसके पास भी है, बट दोनों का सीरियल नंबर देखना। उस 100 के नोट की वैल्यू कब है? जब दोनों के सीरियल नंबर अलग हैं। दोनों के सीरियल नंबर भी सेम कर दूं तो फिर उसको क्या बोलेंगे? यार दोनों नकली हैं, या तो कोई एक असली है या दोनों नकली हैं। यानी कि एक ऐसा नोट दे दूं, 2 नोट आपको दे दूं जो मिरर कॉपी हो, सीरियल नंबर वगैरह है, तो क्या आप 200 रुपये का सामान ला सकते हो? नहीं ना, आपको 100 का ही सामान मिलेगा। अगर सीरियल नंबर अलग अलग है दोनों के, फिर 200। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट आईपी अलग हैं तो इट्स काउंट 64। यानी कि अगर आप यहां पर लेते हैं तो यहां पे कितने आईपी रिजर्व हो गए? 4। यस या नो? लेकिन अगर 0 और 63 64 का ग्रुप होता है तो फिर आपके 2 ही आईपी यहाँ पे रिजर्व होते हैं। तो यहाँ पर ये मैटर करता है कि लैन नेटवर्क के अंदर इट्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट्स कि ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड 0 to 31। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस टाइप्स का नेटवर्क बना रहे हैं। आप वैन नेटवर्क कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं, आप लैन नेटवर्क कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आईपी सबनेटिंग्स में से कि जब भी आप किसी की गैदरिंग कर रहे हो, ठीक है, आप किसी भी सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसका नेटवर्क स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है। गॉट इट? यानी कि मुझे पता होना चाहिए यार इस पर्टिकुलर लैब के अंदर कितने बंदे बैठ सकते हैं और कितने प्रेजेंट है। तो मैक्सिमम लिमिट क्या है और कितने अवेलेबल्स हैं, तभी तो मैं ट्रैकिंग कर पाऊंगा ना। यानी कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पर कैपेसिटीज़ हैं 32 आईपीज़ की, ठीक है, 32 आईपी। मुझे क्या पता /27 ने मुझे पहले ही दे दिया कि 32 आईपीज़ का एक ग्रुप है यहाँ पर, क्योंकि वो 27 रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं अगर 24 रिप्रेजेंट करता है तो मुझे पता लग जाता 256 आईपीज़ का ग्रुप है। यस या नो? आईपी एड्रेसिंग की वीडियो दी थी बे यार। अभी इस टॉपिक को समझ लो, मैं एक वीडियो आपको दूंगा, 2 वीडियोस, वो गो थ्रू कर लेना, और उसमें चैलेंज आएगा तो पहले मैं वो टॉपिक, अगर आप सारे लोग कहते हैं तो मैं आईपी का टॉपिक रिपीट कर दूंगा, सबनेटिंग का टॉपिक मैं रिपीट कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू ऑल एग्री मैं दोबारा से ये टॉपिक रिपीट कर सकता हूँ। तुम्हारा भी साइबर सिक्योरिटी है? फिर हाँ यस सर मत बोल, 10:30 आया कर। इज इट क्लियर? सो केशव रिपीट करें ये वाला टॉपिक आईपी एड्रेसिंग वाला, या क्लियर है? शुभम, यशराज, चलिए एनीवेज फिलहाल अभी का। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पहला पैटर्न है कि जब भी आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो यू नीड कि आपको आईपीज पता होने चाहिए। अब इसका बेनिफिट्स भी क्या होता है? इसका बेनिफिट है कि अगर मैंने इन दो सिस्टम पर पहले ग्रुप के आईपी डाल दिए और 3 सिस्टम पर दूसरे ग्रुप के आईपी डाल दिए, तो मैंने इसी को लॉजिकल सिक्योरिटी दे दी। यानी कि 3 कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करेंगे, 2 कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ये मैंने आईपी से ही आधी सिक्योरिटी लगा दी। यानी कि मुझे कोई फायरवॉल लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई चीज़ नहीं लगानी है,
मैंने वर्चुअली आईपी के बेस पर ही क्या कर दिया, दो ग्रुप में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी कि आप एक ही जगह पर हो, एक ही चीज़ पर हो, बट फिर भी आपके और आपके सिस्टम्स कम्युनिकेट नहीं करेंगे। इसके लिए मुझे कोई फायरवॉल या एक्सेस कंट्रोल लिस्ट या कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। मैंने आईपी के बेस पर ही क्या कर दिया, आपको वर्चुअली डिवाइड कर दिया है। इज इट क्लियर? दो पैटर्न से या तो मैं दो स्विच लगाता और दोनों स्विच पे क्या कराता, अलग अलग स्विच पे करता और यहाँ से बीच में से स्विच को गायब कर देता, कनेक्ट नहीं करता। तो चार लोग एक स्विच पे कनेक्ट हैं, चार एक पे कनेक्ट हैं, तो वो कम्युनिकेट नहीं करते। बट वहाँ पे मेरी क्या हो गई, स्विच की कॉस्ट इंक्रीज हो गई। मैंने कहा ठीक है 10 एम्प्लॉय है ना, आप चाहते हो 5 आपस में कम्युनिकेट करें, 5 आपस में सिस्टम कम्युनिकेट करें, उनके बीच में कोई किसी टाइप का डेटा ट्रांसमिशन नहीं है। मैंने सबनेटिंग करी और सबनेटिंग करके उसको लॉजिकली क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे वो लॉजिकली डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो पहले से ही ऑटोमेटिकली, क्योंकि उनके बीच में पहले से ही मैंने ग्रुपिंग, क्यों मैंने उसको अलग ग्रुप का आईपी दे दिया, इसको अलग ग्रुप का आईपी दे दिया। अब फर्दर मुझे इनको कम्युनिकेट कराना है तो वो भी मैं करा सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, उनकी बिट्स चेंज कर दूंगा, उनका सबनेट चेंज करके मैं कहूँगा इनको कम्युनिकेट करना है, कहूँगा ठीक है आप एक काम करो /27 का सबनेट हटा के 24 का सबनेट एड ऑन कर लो। सिर्फ सबनेट चेंज करते ही आपके सिस्टम्स कम्युनिकेट कर जाएंगे। बट जब हम सर्वर्स बनाते हैं, लाइक एडीडीएस सर्वर्स बनाते हैं, वहाँ पे राइट देते हैं कि स्टूडेंट कैंडिडेट अपना आईपी भी चेंज नहीं कर सकता, वो कंप्यूटर नेम भी चेंज नहीं कर सकता। अगर वो कुछ भी काम करेगा तो वी नीड अ परमिशन, आपको पहले उसको एडमिन से परमिशन लेनी पड़ेगी। सिंपल सा हम पूछेंगे व्हाई यू चेंज द आईपी एड्रेस। आपको सिस्टम दे दिया, इंटरनेट चल रहा है, तो आपको चेंज करने की जरूरत क्या है, यस या नो? सो व्हाई, कि हम चेंज क्यों करें चीज़ों को, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर चीज़ें मैटर करती हैं कि आपको पता होना चाहिए कि लाइक कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप सिक्योरिटीज़ हैं, तो किस टाइप्स की रिसोर्सेज आपको यहाँ पर क्या है, रिक्वायर्ड है। गॉट इट? अब आता है फिजिकल और वर्चुअल। चलिए अब आपको पता लग गया कि टोटल ऑल ओवर हमारे पास 500 आईपीस की नीड है। अब 500 आईपीस की नीड है, तो अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा? तो ये दो टाइप्स के, वो आपकी कंपनी कहती है कि इन 500 में से 100 डिवाइस हमारे लैपटॉप्स हैं। 100 डिवाइस क्या हैं, लैपटॉप्स हैं, जिनको हम वायरलेस के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं। तो जब भी आप वायरलेस के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो अब आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, एक डिवाइस वाईफाई ले सकते हो, और नाउ यू कैन कनेक्ट। कि जब आपने वाईफाई लगाया तो वाईफाई लगते ही वो ये नहीं है कि गेटवे का काम करेगा, मैंने बाहर से कोई लाइन नहीं ली है, मैं तो वाईफाई लाया हूँ, वाईफाई पे मैंने आईपी कॉन्फ़िगरेशन करा और उसको स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। इज इट क्लियर? अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ, नहीं भी करता हूँ तो भी ये काम करेगा, और कनेक्ट कर देता हूँ तो भी काम करेगा। अब अगर मैं नहीं करता हूँ तो क्या बेनिफिट है, और करता हूँ तो अगर मैंने नहीं बेनिफिट करा तो हमारे पास, अगर मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट नहीं करा, तो हमारे पास 2 वेज हैं। किसी भी सिस्टम्स को आईपी देने के 2 पैटर्न्स हैं हमारे पास। पहला जो पैटर्न है वो है डीएचसीपी, या तो मैं चाहता हूँ कि मेरे सिस्टम्स ऑटोमेटिकली आईपी उठाएं। ये दूसरा है स्टैटिक, मैनुअली आईपी समझें। ये हमारे पास 2 पैटर्न्स हैं काम करने के, या तो स्टैटिकली या मैनुअली। अब सिंपल सा है कि मैंने क्या करा, अगर वाईफाई पर डीएचसीपी इनेबल कर दिया और वाईफाई पे पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे सेट कर दी रेंज 10.0.0/23। 23 का मतलब है 512 आईपीस की। एंड नाउ कनेक्ट फॉर दिस टाइप्स। तो अब जो भी वाईफाई से कनेक्ट होगा वो टोटल 512 डिस्ट्रीब्यूट करेगा, चाहे वो लैपटॉप लें चाहे वो लैंड पोर्ट लें, और सबको यूनिक आईपी ही देगा। कौन? वाईफाई। अब यहाँ पे डुप्लीकेसी क्रिएट नहीं होगी। तो डीएचसीपी सर्वर्स का मतलब है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में डुप्लीकेसी क्रिएट ना हो, यानी कि डायनेमिकली आईपी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अगर आपका सिस्टम बंद भी होता है, दोबारा से ऑन होगा तो डीएचसीपी से आईपी लेगा, तो डीएचसीपी को पता है कि 10 नंबर आईपी मैंने मुकुल को दे रखा है, तो इसको मैं 10 नहीं। लेकिन अगर आप स्टैटिक आईपी डाल रहे हो, तो स्टैटिक आईपी का मतलब है आज 14 नंबर आईपीज मैंने ध्रुव के सिस्टम पे ऐड ऑन करा हुआ है मैनुअल। अब ध्रुव का सिस्टम सेट डाउन है, अब मुकुल आया, मुकुल के लैपटॉप पे मुझे ध्यान नहीं रहा क्योंकि स्टैटिक एंट्री है, मुझे नहीं पता किसको क्या दे रखा है।
मैंने क्या करा, मुकुल को भी 14 नंबर आईपी इंटर कर दिया। तो फिलहाल मुकुल का जैसे ही 14 नंबर आईपी दूंगा वो परफेक्टली चलेगा। क्यों? वो कॉन्फ्लिक्ट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ध्रुव का सिस्टम क्या है, सेट डाउन है, यानी कि वो नेटवर्क में नहीं है। तो जब तक नेटवर्क में नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट तो करेगा नहीं। कॉन्फ्लिक्ट कब होगा? जब सेम एक जैसी चीज़ दोनों एक साथ फ्रंट में आ जाएंगी। कॉन्फ्लिक्शन तो तभी है ना कि एक ट्रैक पे दोनों ट्रेन आ गई, प्रॉब्लम तो तब आएंगी ना, अलग अलग ट्रैक पर हैं तो प्रॉब्लम आने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सब जैसे ध्रुव का सिस्टम ऑन होगा तो मुकुल और ध्रुव के सिस्टम्स के बीच की प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और वो क्या आएगा? डुप्लीकेसी, डुप्लीकेट नेम एग्जिट, डुप्लीकेट आईपी, आईपी एड्रेस इज कॉन्फ्लिक्ट। ये दोनों को प्रॉब्लम आएगी और मैसेज दोनों के पास आएंगे। मैसेज भी क्या होंगे? दोनों के पास शो होंगे। यानी कि रीजन कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से आया? बिकॉज क्योंकि दोनों ने सेम आईपी डाले हुए हैं। इसलिए हर इंडस्ट्रीज डीएचसीपी यूज करती है कि डुप्लीकेसी ना हो। सो हम डीएचसीपी के थ्रू आईपीस देते हैं और यूजर्स को इस टाइप की सेटिंग देते हैं कि वो अपने आईपीस चेंज ना कर सके, क्योंकि अगर उन्होंने चेंज करा तो ये प्रॉब्लम किसके लिए आएगी? नेटवर्क एडमिन के लिए प्रॉब्लम होगी। दूसरा, कभी कभार क्या होता है कि ये हमारा लूप भी क्रिएट कर देता है। अब हमने क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करा, कोई कोई क्या इग्नोर मार देते हैं। तो अब आप क्या, सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, आप ये बोलेंगे कभी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, कभी डिसकनेक्ट हो रही हैं। ये प्रॉब्लम सारी प्रॉब्लम से आपको क्रिएट करेंगे, क्योंकि सेम आईपी है, मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है तो नेटवर्क कभी तो वो प्रॉब्लम उनके पास लेके चला जाएगा, कभी इनके पास लेके जाएगा। डुप्लीकेसी क्रिएट है ना, स्टैटिक आईपी मैंने डाला हुआ है। तो कभी क्या, अगर एक ही जैसी 4 आइडेंटिटी आ जाएं तो बाहर से कोई आएगा लाइक कि ध्रुव को मुझे सामान देना, अब 4 लोग हाथ उठा रहे हैं, 4 ध्रुव हैं, तो वो बेचारा किसको बर्गर डिलीवर्ड करे? बर्गर एक, लेने वाले 4, तो चारों पहले लड़ेंगे, मैंने मंगाया, मैंने मंगाया, मैंने मंगाया, मैंने मंगाया, हो गए दंगे। तो इसलिए डुप्लीकेसी कभी भी क्रिएट नहीं होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। तो किसी भी नेटवर्क में अगर ब्रॉडकास्टिंग है, इसी को हम लूपिंग बोलते हैं कि एक ही चीज़ क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, उसको कोई रिसीव करने वाला नहीं है। तो लूपिंग को भी आपको क्या करना है? अवॉइड करना है। So this is another part. So IP is a very important part of the cyber security और ethical hacking. सबसे पहला पैरामीटर्स आपका IP कनेक्टिविटी। तो यही चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि हाउ टू क्रिएट अ DHCP सर्वर्स। DHCP सर्वर्स है क्या है, उसकी कनेक्टिविटी किस तरीके से होगी, किस तरीके से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, किस तरीके से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीस क्रिएट करेगा, वाईफाई किस तरीके से कॉन्फ़िगर होगा, वाईफाई के अंदर हम किस तरीके से आईपीस वगैरह इंटर करेंगे, उनकी SSIDs वगैरह चेंज करना, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस वीकेंड पे, वो इस वीक में पढ़ने वाले हैं। गॉट इट द पॉइंट नाउ? कि मैंने इससे पहले आपको एक टॉपिक बताया था, हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन, क्रिएट VM। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को 3 वर्चुअल मशीन अपनी क्रिएट करनी है, और 3 नहीं 4। जो 3 कर सकता है 3 कर लो, जो 2 कर सकता है 2 कर लेना, जो 4 कर सकता है वो 4 कर लो, क्योंकि जितना बड़ा इंफ्रा आपके पास होगा उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। अदरवाइज मिनिमम 2 तो आपको लेनी है। अगर मिनिमम 4 होती है तो वेल एंड गुड हो जाता। आपको क्या करना है, एक सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है ACR/VR सर्वर 2016, और एक पर आपको इंस्टॉल करना है विंडोज 10, एक पे आपको इंस्टॉल करना है लिनक्स। इज इट क्लियर? आपको सिर्फ ये इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है अभी, क्योंकि आपका जो DHCP सर्वर है वो DHCP सर्वर आपका सर्वर पर ही बनेगा। तो यहाँ पर OS की भी 2 कैटेगरीज हैं, एक क्लाइंट OS है और एक सर्वर OS है। आपको वो सारे पैरामीटर्स भी पता होने चाहिए, नहीं है तो मैं एक एक करके वो चीज़ें आपकी क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो फिलहाल आपका है कि आपको ये 3 वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करके रखनी है, क्योंकि कल मैं ये लैब बनाऊंगा, ये मैं क्रिएट करके रख लूँगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वर्चुअलाइजेशंस में हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन्स, कि आपको वर्चुअल मशीन किस तरीके से क्रिएट करनी है। तो नाउ कि आपको विंडोज़ सर्वर की एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, एक विंडोज़ 10 की मशीन क्रिएट करनी है, और एक लिनक्स की मशीन क्रिएट करनी है।
गॉट इट गाइस। सो आज का सेशन मैं यहीं ओवर करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये जितनी चीज़ें बताई हैं पहले इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करते हैं, गॉट इट, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि मुझे सेटअप भी बनवाना है इथिकल हैकिंग का। सो वन बाय वन ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी होते रहेंगे और हमारा धीरे धीरे वो सेटअप भी रेडी होगा। अब या तो मैं पहले से बना के रखूँ, बट बेटर है कि मैं आप लोगों के सामने क्रिएट करूँ। सो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में मंडे बताया था कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है और हाउ टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। सो आपको ये 3 मशीन्स रेडी करके रखनी है। ओके शुभम, यशराज, चलिए यस गाइस, सर। थैंक यू गाइस। सो कल मिलते हैं। अरे यार बंदी हो गई।